नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश से एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी कामना के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर साइकोलॉजी की वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं जो 3 बजे डेली आपको मिलते रहेंगे। और जो रीट की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो उन्हें लगातार देखें ताकि उनका मनोबल बने और तैयारी उनकी लगातार चलती रहे। तो आप उन्हें जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ बताएं ताकि उनको ये भी पता चले कि रीट की क्लासेज भी हमारे चैनल पर चलाई जा रही है, जिसमें मैथ की क्लास भी चलाई जा रही है और साइंस की क्लास भी डेली अपलोड की जा रही है। एक दिन मैथ की, एक दिन साइंस की क्लास उसमें अपलोड की जा रही है। और अपने विज्ञान में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर आने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस यूट्यूब चैनल को, फिजिक्स टूल को शेयर कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। और इसी कामना के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ा था नायलॉन 66। बहुलक के अंदर लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? नायलॉन 66, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में उसमें पूछा गया था पिछली बार और वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और अब की बार भी उसमें प्रश्न आने के चांसेस हैं। बहुलक पूरा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज अपने जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है टेरिलिन। तो टेरिलिन जो मैंने यहाँ आपकी सहूलियत के लिए, टाइम कम लगे, मैंने बोर्ड पर अंकित करके रखा है पहले से। टेरिलिन यह है एथिलीन ग्लाइकोल। आपको देखो बच्चों, इस चीज का नॉलेज होना अति आवश्यक है। यानी ये कौन कौन से, बहुलक की परिभाषा में आपको बताया है एकलक से मिलकर के बनता है। ये बहुलक कई एकलकों से मिलकर के बनता है, कम से कम दो। तो ये कौन कौन सी चीजों से मिलने से बनता है ये आपको पता होना आवश्यक है। जैसे पीछे वाले में देखा था नायलॉन 66, नायलॉन 66 जिसका नाम था। तो टेरिलिन में देखो बच्चों, यह है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथेलिक अम्ल, बोर्ड पे लिखा पड़ा है। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथेलिक अम्ल के संघनन से प्राप्त किया जाता है। यानी टेरिलिन जो है इसके नाम से मिलता जुलता है। देखो टेरिलिन, टेरेथेलिक, ये मिलते जुलते नाम है दोनों। तो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथेलिक अम्ल के संघनन से प्राप्त होता है, इसे डेक्रोन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। देखो इसका दूसरा नाम, यानी ये प्रश्न बन सकता है कि डेक्रोन क्या है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक आप की बार भी 11 क्वेश्चन किए गए थे। तो वो जो छोटे 11 प्रश्न हैं उसमें आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे डेक्रोन क्या है, ये प्रश्न आ गया, ठीक है ना। तो सीधा आप, क्योंकि हेडिंग तो आप पढ़ते हो, टेरिलिन क्या है तो ये तो आप बता दोगे। तो इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। डेक्रोन किसे कहते हैं, डेक्रोन को समझाइए। तो आप क्या बताओगे कि एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथेलिक अम्ल के संघनन से प्राप्त जो यौगिक अपने को प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? डेक्रोन कहलाता है, ठीक है ना। बात आगे समझ में। अब देखो उदाहरण के तौर पे देखते हैं अपने कि ये जो टेरिलिन बहुलक है ये कैसे प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार से निर्मित किया जाता है। तो ध्यान से देखना, मैंने यहां लिखा है NHO C डबल बॉन्ड O और ये संरचना बनाई है मैंने, चक्रीय संरचना जो है ये संरचना बनाई है। अब बताओ एलिफेटिक संरचना है या एरोमेटिक, ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान है ना। हाँ, तो जो पीछे अपने चैप्टर में पढ़ के आए वो चीज ध्यान रखना। तो ये मैंने संरचना बनाई है, ये संरचना, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O और फिर OH, फिर उसके बाद में क्या है OH। और ये जो पूरी संरचना सहित ये जो सूत्र बन रहा है ये सूत्र है टेरेथेलिक अम्ल का। ये सूत्र किसका है? टेरेथेलिक अम्ल का, ठीक है ना। तो ये टेरेथेलिक अम्ल हो गया। और इसमें देखो, इसको याद रखने का तरीका कि दोनों तरफ OH जुड़े हैं, OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। फिर आगे प्लस NHO CH2 CH2 OH, NHO CH2 CH2 OH, ठीक है। ये है एथिलीन ग्लाइकोल। ये किसका सूत्र है? फॉर्मूला किसका है? एथिलीन ग्लाइकोल का, ठीक है ना। इसमें यहाँ बीच में CH2 CH2 और साइड में दोनों तरफ OH जुड़े हैं, साइड में दोनों तरफ क्या जुड़े हैं? OH जुड़े हैं। फिर आगे मैंने यहां से
मैंने बताया OH या H, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से इसमें से OH अणु और यहाँ से H अणु निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वो क्या बना लेगा, जल बना लेगा, ठीक है। और ऐसा इसमें होगा, ये OH और वहां से ये H निकल करके क्या बना लेगा, जल बना लेगा, जल के अणु का निर्माण कर लेगा, ठीक है ना। तो यहां से आप इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हो कि ये तो H और यहां से ये OH, ये निकल जाएगा। N तो है ही, क्योंकि बहुलीकरण में N अणुओं को काम में लिया जाता है। ये H और OH निकल के क्या बना लेगा, जल बना लेगा, ठीक है ना। H2O होता है जल का सूत्र, ठीक है। और यहां से इसमें ये OH और वो लास्ट वाला H, ये वाला, ये निकल करके क्या बना लेगा, जल बना लेगा, ठीक है। तो देखो क्या बचा, शेष क्या बचा वो लिख देता हूं। N अणु तो है, वो तो देखो यहाँ जो है वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो मैं ये लिखूंगा, यहाँ से ये ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये C डबल बॉन्ड O, ये आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर ये संरचना बना दी मैंने, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से O आ गया। अब H और OH ये निकल गया, ये इतनी चीज निकल गई, देख पा रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से ये जो है ये यहाँ से निकल गया, तो ये निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ क्या बचा, O तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे क्या बचा, CH2, फिर आगे CH2, और ये जल बाहर निकल गया, और स्टार्टिंग से OH, शुरुआत से OH और यहाँ से H निकल गया, तो ये फिर O बच गया, यहाँ सिर्फ क्या बच गया, O, और ये ब्रैकेट बंद। और टोटल कितने अणु थे समीकरण में इसके, N अणु, तो वो N मैंने यहाँ लगा दिया, तो वापस क्या हो गया, N अणु आ गए, ठीक है ना। और यहाँ से जल का वैसे एक अणु टोटल 2 अणु निकले हैं, लेकिन पूरा समीकरण N रूप में चल रहा है, यानी N अणु है, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, NH2, यहाँ क्या लगा दिया, NH2। वैसे 2 अणु निकले, देखने में 2 निकले, देखो एक यहाँ से निकला और एक वहां से निकला, लेकिन पूरी समीकरण में N चल रहा है साथ में, देखो यहाँ रहा और यहाँ भी स्टार्टिंग में N है, तो वहां क्या लगा दिया मैंने, NH2। ये जो फॉर्मूला बना, ये बना पॉली एथिलीन टेरेथेलेट बहुलक का, और जिसे टेरिलीन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टेरिलीन कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो ये पॉलीएथिलीन टेरेथेलेट बहुलक टेरिलीन कहलाता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसके उपयोग देखते हैं अपने, कि कहाँ कहाँ पर ये काम में लिया जाता है, कहाँ कहाँ इसको उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो है वो कपड़े बनाने में काम में लिया जाता है, ठीक है। नावों की पाल, पोल जिसे कहते हैं अपने, नावों की पोल बनाने में काम में लिया जाता है, बेल्ट बनाने में काम में लिया जाता है, जो अपने बेल्ट लगाते हैं, ठीक है। कपड़े का तो मैंने पहले ही बता दिया था, कपड़ों में ये सारे ये जो रेसे हैं, ये जो बहुलक हैं, ये सारे कपड़ों में तो लगभग 90% 95% काम में लिए जाते हैं। मेन रूप से कपड़ों में, रस्सियां बनाने में, ये इस प्रकार के जो वस्तुएं बनाने में काम में आते हैं। नावों की पाल बनाने में उपयोग होता है, बेल्ट बनाने में काम में आता है, और चुंबकीय टेप और फिल्म बनाने में काम में लिया। तो ये हो गए इसके उपयोग, टेरिलीन के क्या हो गए, उपयोग हो गए। पहला पढ़ा नायलॉन 66, पहला क्या पढ़ा, नायलॉन 66, और दूसरा पढ़ा टेरिलीन, जिसका भी आपने अध्ययन किया है। तो ये संरचना, इसका जो ये चीज है ना, फॉर्मूला जो मैंने एग्जांपल में लिखा है उदाहरण के स्वरूप यहाँ, कि इसको कैसे बनाया जाता है, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी पर आता है कि जैसे ये आ गया, टेरिलीन कैसे प्राप्त किया जाता है, रासायनिक समीकरण देते हुए इसको समझाइए। तो आप लिखोगे, यह एथिलीन ग्लाइकोल टेरेथेलिक अम्ल के संघनन से प्राप्त होता है, इसे डेक्रोन भी कहते हैं, और फिर ये समीकरण लिखोगे। तो ये चीज अति आवश्यक है, ये लिखोगे तभी इसमें नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट समीकरण भी पूछ सकता है, या वैसे किसी प्रकार से, या ऐसे पूछ सकता है जैसे अब की बार पूछा गया, अब की बार ये पूछा गया जैसे नायलॉन 66 का था, इसका पूछे तो ऐसे हो जाएगा कि टेरिलीन बनाने में कौन कौन से एकलक काम में आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथेलिक अम्ल इसमें काम में आते हैं। आगे बात समझ में। तो ये हो गया टेरिलीन, ये हो गए टेरिलीन और इसके उपयोग अपने बता दिए। अब अगला जो टॉपिक है इसका तीसरा, वो है रेयोन। रेयोन में कोई समीकरण है नहीं, ये नॉर्मली चीज है। तो इसमें समीकरण था नायलॉन 66 और टेरिलीन में। तो रेयोन देखो क्या चीज है, कि कागज, या ब्रैकेट में लिखा है सेलुलोज, कागज या सेलुलोज को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के विलयन में भिगो करके साफ किया जाता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण
का जो रासायनिक तरीका है, किस प्रकार से इसको अपने कंप्लीट करते हैं, तो वो मैंने लिख दिया सारी चीज। क्योंकि ये जब अपने इसको करके देखते हैं तो केमिस्ट्री की जो लेबोरेटरीज होती हैं, लैब होती हैं, उसमें ये इस प्रकार से करके देखते हैं, तब इसको प्राप्त किया जाता है इस ढंग से, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सारी चीज बताई है यहाँ पर कि कागज, या ब्रैकेट में लिखा है सेल्यूलोज को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर साफ करते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में उसको भिगोया जाता है और उसके बाद में इसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है ना। वह इसके बाद कार्बन डाई सल्फाइड, इसके बाद कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है ना, कार्बन डाई सल्फाइड में घोल करके यानी कार्बन डाइसल्फाइड में मिला करके सेलुलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है, सेलुलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है। जिसके बाद क्या होता है, इस विलयन को महीन छिद्र से प्रवाहित कर किया जाता है, यानी इसके बाद में कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर सेलुलोज का विलयन प्राप्त करते हैं और उसके तुरंत बाद इस विलयन को बारीक छिद्र होते हैं उनमें से गुजारा जाता है, बारीक छिद्रों में से प्रवाहित किया जाता है या गुजारा जाता है। प्रवाहित करके फिर क्या करते हैं, तनु H2SO4 में छोड़ देते हैं, तनु H2SO4 में छोड़ देते हैं। मैंने जब सिलेबस स्टार्ट किया था तो आपको बताया था, आपको याद होगा अम्लसार वाले पार्ट में, कि एक तो ये तन्नु होता है, एक सांद्र होता है, याद होगा आपको। तो वो तन्नु H2SO4 यहाँ काम में लिया गया है, न कि सांद्र। बात आ गई समझ में, कौन सा काम में लिया गया है, तन्नु H2SO4 काम में लिया गया है, ठीक है, न कि सांद्र। तो देखो इसमें डिफरेंस है, वो तो मैंने आपको वहां बता रखा है जहां चैप्टर स्टार्ट हुआ था, शायद पहला दूसरा वीडियो था पार्ट की शुरुआत में। तो उसमें तन्नु H2SO4 में छोड़ दिया जाता है, जिससे रेयोन के महीन चमकदार रेशे बन जाते हैं। तन्नु H2SO4 में जैसे इसको छोड़ेंगे तो तुरंत अपने को क्या प्राप्त होता है, रेयोन प्राप्त होता है। तो इसने लिखा है जिससे रेयोन के महीन यानी बारीक चमकदार, जो चमकीले होते हैं, जैसे चांदी चमकती है ना, उस प्रकार से चमकदार रेशे बन जाते हैं। चमकदार क्या बन जाते हैं, रेशे बन जाते हैं। और वही रेशे जो क्या कहलाते हैं, रेयोन कहलाते हैं। वह रेशे क्या कहलाते हैं, रेयोन कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे बात सुनने, तो ये था रेयोन बनाने की विधि, ठीक है ना। ये भी अच्छी विधि है, इस प्रकार से इसको प्राप्त किया जाता है। अब देखो इसका उपयोग कहाँ पर होता है, ये भी मैंने अंकित कर रखा है। तो रेयोन का उपयोग बच्चों वस्त्रों में, अब देखो ये बात दोबारा आ गई, यहाँ तो कपड़े लिखा है और यहाँ वस्त्र लिखा है, बात वही है। यानी कपड़ों में तो 99% 95% इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा इन्हीं में इसका प्रयोग होता है, वस्त्र में यानी कपड़ों में, दागों में, जो धागे होते हैं अलग अलग कलर के धागे आते हैं उनमें, और दरियां बनाने में। और दरी जो होती है ना अपने घरों में काम में लेते हैं, उन दरियों को बनाने में रेयोन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बात आ गई ना समझ में। तो देखो अपने टेरिलीन का उपयोग पढ़ लिया, टेरिलीन का समीकरण पढ़ लिया, उसके उपयोग पढ़ लिए, कहाँ उपयोग किया जाता है, और रेयोन पढ़ लिया और रेयोन के उपयोग पढ़ लिए। इससे पहले नायलॉन 66 पढ़ लिया और नायलॉन 66 के क्या पढ़ लिए, उपयोग पढ़ लिए। बात आ गई समझ में। अब देखो एक अगला नया टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बाद में उसका अपने अध्ययन करते हैं, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक। अगला टॉपिक कौन सा है, प्लास्टिक। मैंने यहाँ अंकित करके रखा है पहले से आपके लिए। दूसरा जो टॉपिक है प्लास्टिक, देखो ये इसका दूसरा भाग है। प्लास्टिक जो अपने घरों में यूज लेते हैं, आप भी काम में लेते हो, सभी काम में लेते हैं, वो प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं, प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं। उनका अपने आगे अध्ययन करेंगे कि प्लास्टिकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्लास्टिक अपने घरों में काम में लेते हैं, कौन सा अच्छी क्वालिटी का होता है और कौन सा लो क्वालिटी का प्लास्टिक उसमें होता है, उसका अध्ययन अपने करेंगे इसमें। तो इसके देखो निम्न उदाहरण है। पहला है पॉलीथीन। पहला कौन सा है, पॉलीथीन। पॉलीथीन जो अपने घरों में काम में लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो एथीन के अणु उच्च ताप व दाब पर, एथीन के अणु, एथीन क्या होता है जानते हो ना, जिसमें 2 कार्बन होते हैं। एथीन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन। और एथीन नाम से क्लियर है, सिंगल बॉन्ड आएगा या डबल बॉन्ड, अब ये पता होना चाहिए आपको। एथेन होता तो सिंगल बॉन्ड आता, यानी एल्केन श्रेणी होती। यहाँ एथीन है, एथीन मतलब एल्कीन श्रेणी है, तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा, 2 कार्बन की श्रेणी रहेगी। क्योंकि एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2। एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2। तो एथीन के अणु, देखो ये लिखा है यहाँ मैंने, एथीन के अणु
उच्च ताप व दाब पर, टेम्परेचर उच्च रहेगा, तापमान क्या रहेगा, उच्च रहेगा, और दाब भी हाई रहेगा, दाब भी क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा। उच्च ताप व दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहां देखो एक नया नाम आया है उत्प्रेरक। वैसे तो इसका अध्ययन अपने आगे के चैप्टर में करेंगे, शायद 6ठे चैप्टर में करेंगे, और यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में डाले जाते हैं तो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन ला देते हैं, अभिक्रिया के वेग में क्या ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। परिवर्तन कैसा कि या तो ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, या तो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या फिर अभिक्रिया के वेग को बिल्कुल घटा देते हैं, यानी या तो हाई कर देते हैं या फिर डाउन कर देते हैं, वो बच्चों उत्प्रेरक कहलाते हैं। जबकि स्वयं में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे मोल्बिडेनम चूर्ण है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको, मोल्बिडेनम चूर्ण है जिसे एमओ कहते हैं, ठीक है ना, और सीयू है, ये भी एक उत्प्रेरक के रूप में काम आता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो कहलाते हैं उत्प्रेरक। यहाँ पर ये नाम आया इसलिए मैंने इसकी परिभाषा बताना उचित समझा कि बता देते हैं। तो ये होते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण, बहुलीकरण अपने पढ़ रहे हैं, जो बहुलकों का पढ़ रहे हैं, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण क्रिया करके, बहुलीकरण की जो क्रिया है वो करवाई जाती है, तो इसका निर्माण करते हैं, किसका, पॉलीथीन का। किसका निर्माण करते हैं, पॉलीथीन का, ठीक है। यह यानी पॉलीथीन लचीला व मजबूत होता है। पॉलीथीन क्या होता है, लचीला व मजबूत। आपने देखा होगा जैसे अपने सब्जी डाल के लेके आते हैं, तो 1 किलो सब्जी डाली पॉलीथीन में, तो वो लचीला तो होता ही है पॉलीथीन, और देखो उसमें 2-3 किलो डाल ली तो थैली ऐसे लटक जाती है, लेकिन अपने भय रहता है कि थैली फट सकती है, लेकिन फटती नहीं है आसानी से, बिल्कुल। यदि कमजोर है तो अलग बात है, आपने देखा होगा। तो वो क्या कारण है कि लचीला है, इसलिए वो देखो खिंचाव आ गया उसमें, लेकिन उसके साथ साथ मजबूत भी होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, मजबूत भी होता है। तो यह लचीला और मजबूत होता है, ये इसके कारण ही होता है, ठीक है ना। तो बहुलीकरण से बनाया जाता है। तो ध्यान रहे, अब आपको कोई पूछ ले कि प्लास्टिक कैसे तैयार किया जाता है, तो क्या बताओगे कि एथीन के अणुओं को उच्च ताप व दाब पर, उच्च ताप व दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी उत्प्रेरक डाला जाता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण क्रिया करके, बहुलीकरण क्रिया को कंप्लीट करके इसका निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण क्या करते हैं, और यह लचीला और मजबूत होता है, लचीला भी होता है, और इसके साथ साथ बच्चों क्या होता है, मजबूत यानी सॉलिड भी होता है, ठीक है ना। तो ये होता है पॉलीथीन। प्लास्टिक में पॉलीथीन, प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें पहला प्रकार पढ़ा है अपने पॉलीथीन, ठीक है ना। अब देखो इसका किस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है, उदाहरण के तौर पे मैं यहां समझ रहा हूं, एग्जाम्पल के रूप में लिया है मैंने। तो वही बात, बहुलीकरण पढ़ रहे हैं, बहुलक पढ़ रहे हैं, तो एन तो लगेगा ही, एन अणु आएंगे इसमें, इन अभिक्रियाओं में लगभग एन मिलेगा आपको। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसका सूत्र है, एथीन का। किसका सूत्र है, एथीन का। क्यों, 2 कार्बन है, देखो मैंने आपको बता दिया, IUPAC नामकरण पढ़ लिया, सूत्र देखते आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो बीच में क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, बीच में क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। तो देखो इस कार्बन की संयोजकता चेक करो, इस कार्बन की 2 तो यहां हो गई H के रूप में, और 2 ये डबल बॉन्ड हो गए, 4 हो गई। कार्बन की संयोजकता होती कितनी है, 4, याद होना चाहिए आपको। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो इस कार्बन की देखो चेक करो संयोजकता, ये 2 तो H हो गए हाइड्रोजन के रूप में, और 2 एक ये डबल बॉन्ड हो गया, एक क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, इसकी 4 हो गई संयोजकता। इधर वाले की देखो, इसकी देखो 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, इसकी भी कितनी हो गई, 4 हो गई संयोजकता, ठीक है। अब इसका बहुलीकरण किया जाता है समीकरण में, तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है यहां से, और ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाता है, यहां से ये टूट जाता है। तो ये हो गया बहुलीकरण। ये क्या हो गया, बहुलीकरण से क्या बना अपने, पॉलीथीन, बहुलीकरण हो गया, और इससे प्राप्त क्या हुआ,
पॉलीथीन अपने को प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? पॉलीथीन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो एन था वो यहाँ आ गया। देखो आगे जो एन था ना, क्योंकि अणु तो एन ही रहेंगे। अब 2 कार्बन से कार्बन तो 2 ही है, लेकिन वो डबल बॉन्ड है वो किस में टूट गया? सिंगल में टूट गया। ठीक है ना, तो वो बन गया पॉलीथीन। क्या बन गया? पॉलीथीन। अब देखो डबल बॉन्ड टूटने से किस में बन गया? सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके उपयोग, यानी पॉलीथीन के उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। पहला उपयोग अभी मैंने बताया आपको, थैलियाँ बनाने में, जो सब्जी वगैरह डालते हैं। ठीक है, थैलियाँ बनाने में, सांचे में डली वस्तुएं बनाने में, जैसे सांचे में डली हुई कई प्रकार की वस्तुएं, जैसे कुल्फी बनाने की जो सांचे आते हैं वो हैं, और भी कई प्रकार के आते हैं प्लास्टिक के। पाइप बनाने में, कई प्रकार के पाइप बनाने में, ट्यूब बनाने में, ठीक है ना, जैसे टायरों की ट्यूब है या इस प्रकार की जो ट्यूब है ना वो बनाने में, आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया प्लास्टिक। प्लास्टिक में पहला प्रकार पढ़ा आपने पॉलीथीन। पॉलीथीन को कैसे प्राप्त किया जाता है? उत्प्रेरक की सहायता से। ये उसका रासायनिक समीकरण हो गया और ये हो गए इसके उपयोग। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और इसके साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। बाकी की चीज़ अपने करेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।